येलो फास्फोरस था, रेड फास्फोरस था, ब्लैक फास्फोरस था, वायलेट फास्फोरस था। तो ये सारे एलोटॉप्स का मतलब है कि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसा होगा, सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम उस एलिमेंट का क्या बोल देते हैं, एलोटॉप्स बोल देते हैं। जनरली आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो हम फास्फोरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो फास्फोरस पे होता क्या है, 4 इसके फास्फोरस यूनिट इस पे प्रेजेंट होते हैं। हाँ तो देखिए 4 यूनिट प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो कितना होता है, P4 होता है। तो इसकी एटॉमिसिटी मुझे पूछी जाएगी कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल, आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 4 एटॉमिसिटी के फॉर्म पे फास्फोरस इन अवर नेचर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब नेचर में ये किस फॉर्म पे मिलता है, P4 के फॉर्म पे मिलता है, जिसमें एक सिंगल फास्फोरस के साथ 3 हमारे जो अदर फास्फोरस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका एक फास्फोरस आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाएगा। और इस बेसिस पे हमारा जो फास्फोरस होता है, इसमें जो ज्योमेट्री या फिर हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है फास्फोरस पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस पे प्रेजेंट होता है। बिकॉज ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, टोटल 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से। और बाकी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और बाकी तीनों ने क्या किया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर दिया। और इस बेसिस पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होके आता है वो कितना आता है, sp3 आता है, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। उसको लेते हुए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकाला गया है, sp3 निकाला गया। आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए जो हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो फास्फोरस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जनरली ये टेट्राहेड्रल फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है। इसमें 4 फास्फोरस एटम का क्या होता है, कनेक्शन होता है, आप इस फॉर्म पे बताओगे। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है वो sp3 होता है। और ट्रिपल पी जो बॉन्ड एंगल होता है, 3 बॉन्ड इस पे, ये एक पी हो गया आपका, ये वाला एक पी हो गया, ये एक पी हो गया और ये पी हो गया। और इन तीनों पी बॉन्ड के बेसिस पे इसका जो एंगल निकल के आता है वो कितना आता है, 60 डिग्री आता है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मुझे आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना था बस आपसे, इसमें से ये स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक बताया जा रहा है वो आपका रेड फास्फोरस है। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा कौन सा फास्फोरस था, व्हाइट फास्फोरस था। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा कौन सा फास्फोरस होगा, रेड फास्फोरस होगा। कभी कभी एग्जाम में आपको रेड फास्फोरस के बारे में बोल दिया जाता है। जनरली इस चैप्टर से आपको जो एलिमेंट दिए गए हैं ना, उनके जो ऑक्सो फॉर्म होंगे वो पूछे जा सकते हैं कि कितने ऑक्साइड वो प्रिपेयर करता है। और एक फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने नाइट्रोजन में आपको बताया कि आप नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और यहाँ पर फॉस्फीन बोल के केमिकल आएगा, आप उसका फॉर्मेशन यहाँ पे क्या करोगे, डिस्कस करोगे। ठीक है, तो देखते हैं कि रेड फास्फोरस होता क्या है। तो जब हम रेड फास्फोरस के बारे में देखें तो रेड फास्फोरस बनाया कैसे जाता है, व्हाइट फास्फोरस को ही जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ एट अ 540 केल्विन टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर पे हम रिएक्ट कराते हैं व्हाइट फास्फोरस को, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो हमारा जो फास्फोरस बन के आता है उस फास्फोरस को बोला जाता है रेड फास्फोरस। हाउ टू प्रिपेयर रेड फास्फोरस, तो व्हाइट फास्फोरस की हीटिंग प्रोसेस के थ्रू ही रेड फास्फोरस को प्रिपेयर किया जाता है। मतलब व्हाइट फास्फोरस को गर्म करोगे नाइट्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, 540
केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा व्हाइट फास्फोरस होता है वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई है कि फास्फोरस जो रेड फास्फोरस होता है वो कैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओडरलेस होता है। ओडरलेस का मतलब इसमें से कोई स्मेल नहीं आती जब आप इसको बर्न करते हो। साथ ही साथ रेड फास्फोरस है तो ऑब्वियसली सी बात है रेड कलर का होगा। और इसके बाद ये क्रिस्टलाइन और पाउडर दोनों फॉर्म पे, मतलब इसका जो पाउडर फॉर्म होता है वो क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म पे होता है ये। ठीक है। काफी हाई टेम्परेचर पर ये क्या होता है, किसी भी फायर को कैच कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये फायर को कैच नहीं कर सकता है। और ये नॉन पॉइजनस होता है। जो हमारा व्हाइट फास्फोरस होता है वो पॉइजनस इन नेचर होता है। ठीक है। और सबलाइन मतलब एयर के साथ ये मिक्स हो जाता है। देन यहाँ पे अनइवापोरेटिंग मतलब जब आप इसको क्या करते हो, कंडेंस या फिर टेम्परेचर देते जाते हो तो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस शो करेगा। और जब इवापोरेशन का शो करता है और किसी क्लोज्ड कंटेनर में ये प्रोसेस कराते हैं तो ये कंडेंसेशन की प्रॉपर्टी क्या करने लगता है, शो करने लग जाता है। ये हो जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। देखिए आपको करना क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको जनरली इसका प्रिपरेशन मेथड, इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टी, दो केमिकल प्रॉपर्टी लिख देना और दो यूजेस लिख देना और एक स्ट्रक्चर बना देना, बस इतने में ही ये काम खत्म हो जाता है। तो आपको इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को रटने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दो फिजिकल या तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिए कि ये ओडरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है। तो और नॉर्मल टेम्परेचर पर ये फायर को कैच नहीं करता। बस इतनी ही आपको इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत होगी। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जब हम फास्फोरस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। ये P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को बनाता है क्योंकि ये एक्चुअल में होता है P2O5 का होल ट्वाइस होता है और इसी को क्या लिखा जाता है, P4O10 लिखा जाता है। और इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोला जा रहा है। तो जब फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या बर्न करता है एट अ 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वो क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमारा स्ट्रक्चर है, फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो होगा क्या, देखिए जनरली रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का तो मैंने बता दिया कि कौन से फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है रेड फास्फोरस की। ये तो हमारा हो गया व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर। रेड फास्फोरस में क्या होता है, जैसा हमारा व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है वैसा ही आपको क्या मिलेगा, एक चेनिंग फॉर्म मिलेगा। मतलब एक चेन जनरेट हो रहा है। जितने भी हमारे रेड फास्फोरस होते हैं वो ये प्रूव करते हैं कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म पे मिलता है। कौन से फॉर्म पे, पॉलीमेरिक। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे टेट्राहेड्रल चेन होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं इस फॉर्म पे। तो ये टेट्राहेड्रल चेन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जिसके बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि ये चेनिंग स्ट्रक्चर को शो करता है और इसमें बहुत सारे फास्फोरस एटम होते हैं जिसकी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, पॉलीमेरिक इन नेचर बोला जा रहा है। मतलब P4 जो टेट्राहेड्रली आपको व्हाइट फास्फोरस पे स्ट्रक्चर दिया था उसी में ही ये सारे लिंक्ड होते जाएंगे एक दूसरे के साथ और एक चेन फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड फास्फोरस बोलते हैं। देखो तो इसमें अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, तो आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी व्हाइट व्हाइट फास्फोरस पूछा जाएगा तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे और रेड फास्फोरस पूछा जाएगा तो पॉलीमेरिक इन फॉर्म, बिकॉज दे आर टेट्राहेड्रल phosphorus molecule are linked together and form a long chain, आप ये बोल सकते हो। तो उससे जो चेन हमारा जनरेट होता है उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीमेरिक बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है ब्लैक फास्फोरस की। ये जनरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी आपकी दी हुई है उस थ्योरी को आपको क्या करते जाना है, यहाँ पे पढ़ते जाना है। ठीक है। इसके बाद ब्लैक फास्फोरस में क्या बताया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक फास्फोरस बताया गया है। ब्लैक फास्फोरस जो होता है ये दो फॉर्म पे मिलता है, एक अल्फा ब्लैक के फॉर्म पे मिलता है, एक बीटा ब्लैक। एक अल्फा आपका हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा व्हाइट और रेड फास्फोरस था उसको उसके हमें अदर फॉर्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक फास्फोरस होता है उसका हमें अदर फॉर्म मिलता है, जिसमें से एक आपका अल्फा फास्फोरस होता है और एक आपका क्या हो जाता है, बीटा फास्फोरस हो जाता है। इसको जो अल्फा फास्फोरस है जो कि ब्लैक कलर का है, आखिर इस अल्फा फास्फोरस को बनाया कैसे जाता है पूछा जाएगा। तो अल्फा फास्फोरस को बनाने के लिए देखिए, जो रेड फास्फोरस होता है, जो हमारा रेड फास्फोरस होता है, उस रेड फास्फोरस को क्या किया जाता है, 803 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं किसी क्लोज्ड ट्यूब पे, तो उस टाइम पर हमको जो फास्फोरस मिलता है उसको अल्फा ब्लैक बोला जाता है। और बीटा फास्फोरस कैसे बनाया जाता है पूछा जाएगा। तो बीटा फास्फोरस बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, बीटा फास्फोरस बनाने के लिए जो व्हाइट फास्फोरस है उसको 473 केल्विन पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उससे हमको क्या मिल जाता है, ब्लैक फास्फोरस मिल जाता है। तो अल्फा और बीटा ब्लैक फास्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, जिसमें से अगर अल्फा फॉर्म की बात की जाए तो अल्फा फॉर्म हमको रेड फास्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने से मिलेगा, और जो बीटा फॉर्म है हमारा, वो हमारे व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने पर हमको मिलेगा। मतलब अल्फा और बीटा जो ब्लैक फास्फोरस होते हैं उनको बनाने की टेक्निक कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है कि जो फास्फोरस है उसका यूज कैसे किया जाता है। तो फास्फोरस मेनली आप सभी जानते हैं कि मैच इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा जो येलो फास्फोरस होता है काफी पॉइजनस नेचर का होता है, जिसकी वजह से येलो फास्फोरस की जगह पे किसको यूज किया जाता है, रेड फास्फोरस को यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेड फास्फोरस उतने ज्यादा पॉइजनस नेचर का नहीं होता, वो नॉन पॉइजनस होता है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा जो फास्फोरस का हमारा एक आइसोटोप होता है जिसको बोला जाता है P32। इस P32 आइसोटोप्स का जो यूज किया जाता है ये एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस बोला जाता है। मतलब इसमें से रेडिएशन जनरेट होता होगा जिसकी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस बोला जा रहा है। इस रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज जैसे ल्यूकेमिया या फिर ब्लड डिसीज कोई हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इस रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज किया जाता है। और जिसका कौन सा आइसोटोप्स, P32 आइसोटोप का यूज किया जाता है। इसके अलावा एलॉय फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, फास्फोरस का यूज करते हैं, और फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और कुछ हमारी जैसे एनसी इंसेंडियरी बॉम्ब्स बनाने के लिए या फिर स्मोक स्क्रीन्स जो होते हैं या फायरवर्क्स जो होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, फास्फोरस का यूज करते हैं। तो इसमें से भी आप 3 मेन प्रॉपर्टी याद रखिए। फर्स्टली ये क्या करता है, मैच इंडस्ट्री में यूज होता है। सेकेंड, येलो फास्फोरस की जगह पे रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है क्योंकि येलो फास्फोरस बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। और थर्ड, इट इज अ रेडियो एक्टिव, देयर रेडियो एक्टिव फॉर्म्स आर यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज लाइक ल्यूकेमिया एंड ब्लड डिसीज, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेकिंग एन एलॉय, एलॉय फॉर्मेशन में भी हम क्या करते हैं, फास्फोरस का यूज करते हैं। तो ये जनरली 3 फास्फोरस थे आपके, जिसमें आपका एक रेड फास्फोरस आ जाता है, एक ब्लैक फास्फोरस आ जाता है, और एक आपका आ जाता है व्हाइट फास्फोरस। कभी कभी तीनों में डिफरेंस पूछ देता है, और कभी कभी उनका कैरेक्टर के बेसिस पे सिंगल लाइन इसमें क्वेश्चन आ सकता है इन तीनों टॉपिक से। ठीक है, और एक प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको नाइट्रिक एसिड का पढ़ने बोला है इस चैप्टर से, तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे फॉस्फीन का बताया गया है। इसमें भी जनरली वही थ्योरी ही आपको बतानी है कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आप कुछ पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है और 2 यूजेस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, मुझे इसमें कुछ भी समझाना नहीं है आपको, तो आप लोग खुद ही पढ़ेंगे इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सो एसिड का। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऑक्सो एसिड के बारे में देखते हैं कि आखिर ऑक्सो एसिड होता क्या है। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
फॉस्फीन का प्रिपरेशन मेथड देख लेना, इसमें एक नाइट्रोजन का जो प्रिपरेशन मेथड है उसके बारे में भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ नाइट्रोजन के जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता था, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, देन टेट्रा ऑक्साइड बनता था, ट्राई ऑक्साइड बनता था, पेंटा ऑक्साइड बनता था। सेम एज वैसे ही फॉस्फोरस के यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स बताए गए हैं। तो इन फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स का हमको फॉर्मूला देखना होगा, आखिर उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो देखना होगा, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है देखिए इस टेबल पे, जिसमें कुछ हमको ऑक्सो एसिड्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सेकंड बताया गया है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और थर्ड बताया गया है आपका क्या हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड, और ये इसके फॉर्मूला और साथ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार कैलकुलेट करते हैं, मैं किसी एक मॉलिक्यूल का आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। S3PO2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, प्लस फॉस्फोरस को हम X मानेंगे क्योंकि हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो क्या हो जाएगा इस इक्वल कर दो 0, तो ये आपका 3 आ जाएगा, प्लस X माइनस आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा x इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसी बेसिस पे ये हमारा क्या कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। ऐसे ही आपका S3PO3 है और साथ में क्या है S3PO4 है, इसको भी एक बार एक्सप्लेन करें, चलिए कर लेते हैं एक बार। एक आपका है H4P3O5, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है पायरोफॉस्फोरस एसिड का। 4 आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 5 2 सा कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, कैसे आएगा पता चल गया होगा। अब 10 से आपका 4 चला गया तो 3x इज इक्वल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर x इज इक्वल आप कितना करोगे 6/3 करोगे तो 3 2 से आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मेजर करते जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे 2 होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, जबकि आ कितना रहा है आपका 2 आ रहा है, 3 2 सा कितना होता है 6 होता है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, नहीं नहीं है, चलिए H4P3O5 इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। ओके 2 मिनट, H4P3O5 कौन सा एसिड है, डाई बेसिक इन नेचर पायरोफॉस्फोरस एसिड, नहीं इसका फॉर्मूला यहाँ पे गलत है, इसका फॉर्मूला होता है H4P3O5 होता है, P2O5 होता है, P2O5 होता है। ठीक है, तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2x आ जाएगा, और फिर आप 2 3 जा क्या करोगे 6 करोगे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, वही +3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इसके फॉर्मूला पे मिस्टेक दिया हुआ है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एग्जैक्ट फॉर्मूला, इसको 2 कर लीजिएगा, जो P है ना फॉस्फोरस है उसकी क्वांटिटी इसमें कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। ठीक है, तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ये बात आपको पता चल गई। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है, और सेकंड वाला भी डाई बेसिक है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमको पता चलता है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसका H3PO2 का। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरस आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, और ऑलवेज एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इस फॉस्फोरस से क्या होगा अटैच होगा। इसके बाद देखो बाकी बच गए इसमें हमारे पास, और कितने ऑक्सीजन बच गए, ऑक्सीजन और साथ में एक हाइड्रोजन लगा दो, कितने हाइड्रोजन बचे 1 और 2। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S3PO2 का। इसमें P हमारा सिंगल है, हाइड्रोजन मेरा 3 है, और O मेरा कितना है 2 है। ठीक है,
अब देखो ये मोनो बेसिक बोला गया है, तो इसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्या बोला गया, मोनो बेसिक बोला गया। ठीक है, अब देखो सेकंड फॉर्मूला इसमें कितना बताया गया है, H3PO3 बोला गया है। H3PO3 मतलब एक तो आपका क्या रहेगा, फॉस्फोरस के साथ एक सिंगल डबल बॉन्ड के साथ एक सिंगल ऑक्सीजन लगा ही रहेगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक OH आ जाएगा और यहाँ पे एक OH आ जाएगा। देखो वही स्ट्रक्चर आपका बना, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन एटम आ गए, दो और 3 आपके ऑक्सीजन एटम हो गए। अब देखो इसमें ये एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कौन सी नेचर का हो जाएगा, डाई बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें बताया है H4P2 होगा ये और O5 होगा। ठीक, इसमें भी आप क्या करोगे, एक फॉस्फोरस यहाँ पे बनाओ, एक फॉस्फोरस यहाँ पे, ये भी डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ये भी डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दो, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब बनाने के बाद देखो एक ऑक्सीजन जो कि हाइब्रिड किसका काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा, और बाकी मेरे पास बचा कितना ऑक्सीजन है अभी, O5 है, मतलब एक ऑक्सीजन OH बनाएगा, इधर भी एक ऑक्सीजन OH बनाएगा, बाकी बचा है यहाँ पर क्या लिख दो, HH लिख दो। तो देखो इसमें 1 2 3 4 चार मेरी क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, वो आपका 5 हो गया, और फॉस्फोरस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4P2O5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या बोला जा रहा है, डाई बेसिक बोला जा रहा है, क्योंकि ये एक OH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें और ये एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, डाई बेसिक इन नेचर बोला जा रहा है। तो आपने समझ लिया कि किस टाइप पे इसको मोनो बेसिक बोला जाता है और कब इसको डाई बेसिक बोला जाता है, और ट्राई बेसिक जब 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब इसको ट्राई बेसिक बोला जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने देख ही लिया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि इसके आगे और कौन कौन से एसिड बताए गए हैं, और साथ में उनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से उनके स्ट्रक्चर बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एसिड्स और बताए गए हैं, जिसमें आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है H4P2O6। इसमें भी क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 2 फॉस्फोरस बना लो। ठीक है, 2 फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे एक आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। जब भी आपको फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप यही काम करोगे कि दोनों फॉस्फोरस को सेपरेट कर लो और उसके साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है, एक ऑक्सीजन जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे ये आपका एक आ जाएगा, ये आपका एक आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, चौथा ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। टोटल आपके 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, एक आप यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। ठीक, ये कितने हो गए आपके, हाँ। अब देखो फॉस्फोरस का कितना वैलेंसी, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, इसका भी एक दो तीन चार, लेकिन होता कितना है, 5, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दो, कितना हो गया, 5 वैलेंसी मिल गया, और हमारा स्ट्रक्चर किसका बन गया, H4P2O6 का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसको बोला क्या जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला जाता है। और इसका बेसिसिटी पूछा जाएगा तो ये एक OH है, ये दूसरा OH, ये तीसरा OH और ये चौथा OH, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है, 4 है, तो इसको टेट्रा बेसिक इन नेचर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाता है, एंड दिस इज टेट्रा बेसिक इन नेचर। इसके बाद दिया हुआ है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4 है।
ठीक है, मतलब इसमें एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस है मतलब एक ऑक्सीजन बना लेगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लो, कितने ऑक्सीजन बच गए, 1 2 और 3। एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, बन गया H3PO4 का स्ट्रक्चर। और इस पे कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया आपको पता चल गया होगा, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जो आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ना, जनरली ये एक साइक्लिक ना बोला जाए, मतलब इसमें कितने अमाउंट ऑफ फास्फोरस होंगे कंफर्म नहीं है, बट बहुत सारे इसमें जो फास्फोरस हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को जनरेट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, जो आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है वो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जनरल आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है HPO3 होल एन दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, HPO3 होल एन लिखा हुआ है। अब इस एन का वैल्यू जितने नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन है, तो HPO3 होल आप क्या कर दोगे, थ्राइस कर दोगे। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें 3 फास्फोरस है, 3 हाइड्रोजन है, और 3 3 जा 9, 9 आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये कैसे स्ट्रक्चर को शो करता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक। साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना मेंबर्ड होता है पूछा जाएगा, तो लगभग 6 मेंबर्ड होता है। तो 6 मेंबर्ड के बेसिस पे देखो, ये मेरा एक फास्फोरस हो गया, ये दूसरा फास्फोरस हो गया, ये तीसरा फास्फोरस, क्योंकि इसके पास 3 फास्फोरस है। इससे डबल बॉन्ड बना दो, इससे एक डबल बॉन्ड बना दो, इससे एक डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं, दो दो बॉन्ड सभी के बन चुके हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब इस फॉर्म पे इसका हमारा एक क्या आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा। ठीक है, जब ये साइकिल आया तो 1 2 4 बॉन्ड इसके यूज हो चुके हैं, बचा कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड बचा है। इसके बाद इसमें एक H लगा दो, इसका भी एक बॉन्ड बचा है, इस पे भी एक OH लगा दो, इसका भी एक बॉन्ड बचा है, इस पे भी एक OH लगा दो। ठीक है, तो हमारे कितने, 3 हाइड्रोजन निकल गए, 3 फास्फोरस निकल गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने थे, 9 थे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे क्या हो चुके हैं, ऑक्सीजन निकल चुके हैं, बचा कितना है, 1 2 और 3, टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, और पैराक्सोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए को लिखना, उसके बाद डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लगा देना, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड में क्या करोगे आप, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसको अटैच करते जाना, फिर जितने हाइड्रोजन है उसको अटैच करते जाना, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ उसमें OH होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा, और आपका स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाएगा। जैसे इसकी बेसिसिटी मुझसे पूछी जाएगी तो एक OH यहाँ पे है, दूसरा OH यहाँ पे है, तीसरा OH यहाँ पे है, मतलब ये क्या होगा, ट्राई बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब इन ऑक्सो एसिड्स का अगर स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड का क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बोला था। सेम एज वैसे इसमें भी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड को आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, जिसका जितना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे जो हमको डिस्कस करना है वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।